उसको हम लोग बोलते हैं सदिश का घटक, इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सदिश का अब हम लोग घटक निकालना सीखेंगे। तो जैसे मान लो कि एक हमारे पास डायग्राम है, इधर पर y और इधर x, ठीक है। तो इसके बीच से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इन दोनों का क्या होगा, परिणामी होगा। अगर एक सदिश x पर है और एक y पर है तो परिणामी इनके बीच से 45 डिग्री पर आता है। तो हम लोग ये जो परिणामी आ रहा है इसको हम लोग वेग मान लेते हैं v। तो ये जो वेग है इसका कौन कौन सा घटक होगा, तो इसके हम लोग घटक देखना चाहते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ से कोण कितना बनता है, थीटा, क्योंकि हम लोग हमेशा कोण किस दिशा में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर इसका कोण थीटा बन रहा है तो x अक्ष में और y अक्ष में इसका घटक क्या क्या बनेगा ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसको हम लोग ये जो पॉइंट है इसको a मान लेते हैं, इसको चाहे तो इधर मिला दो या चाहे तो इधर मिला दो, त्रिभुज का नियम। तो ये हो गया C और ये हो जाएगा B। तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ACB या बोले ABC। इधर भी तो एक बन जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग इसको D ले लें तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये। तो जो त्रिभुज हमारा बन रहा है ACB या ADB, देखोगे तो हमने वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग बताया था कि अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो जो ये भुजा AD की लंबाई है वो BC के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये जो इतना AD की लंबाई है उतना ही BC या CB की लंबाई होगी, या AC की जितनी लंबाई है उतना ही BD की लंबाई होगी। तो अगर हम लोग इसका घटक निकालना चाहें तो देखना ये थीटा है, तो जिस पर थीटा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस बटे हाइपोटेनस। तो देखोगे कि इसका आधार क्या है, AC, इसका आधार क्या है, AC। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC। कर्ण ये है और कर्ण का मान कितना है, V बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको AC का मान मिल जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC बराबर क्या आ जाएगा, V कॉस थीटा। तो हमारे पास AC की वैल्यू मिल गई, ये कितना, V कॉस थीटा। तो AC क्या BD के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल या समांतर। तो ये भी सेम ही होगा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर लंब कौन है, BC, ठीक है, और कर्ण कौन है, AB। तो लंब कितना हो गया, BC, और कर्ण AB है लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता है कितना, V। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC बराबर आ जाएगा V साइन थीटा। आ गया। तो अब हमें यही तो दो वैल्यू चाहिए, एक तो AC की और एक BC की। तो यहाँ से BC की वैल्यू ये कितनी आ गई, V साइन थीटा। तो ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि AD बराबर BC और ये बराबर है किसके, V साइन थीटा के। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जितना लेंथ BC का है उतना ही किसका होगा, AD का। तो इसका मान V साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
भी साइन थीटा। तो इधर पे क्या आ जाएगा हमारा भी साइन थीटा। तो इससे देखोगे कि एक चीज कंफर्म हो रही है कि जो हमारा परिणामी का मान होगा, ठीक है, उसको अगर साथ में ले ले तो जिस पर कोण बनता है वो क्या होता है कॉस थीटा। तो जिस पर कोण नहीं बनता है या बोले कॉस थीटा के लंबवत क्या होता है साइन थीटा। जरूरी नहीं है कि वाई अक्ष में ही साइन थीटा हो सकता है इधर भी साइन थीटा हो। जैसे अगर हम लोग इस डायग्राम को चेंज कर दे, देखो ऐसे कर दे, ये हो जाए वाई और ये हो जाए एक्स, और इस बार हमारा ये है भी और कोण इससे बन रहा है, ये थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो फिर अब ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इधर पे क्या हो जाएगा भी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा भी साइन थीटा। तो अब देखोगे तो एक्स अक्ष पर क्या आ गया साइन थीटा, पहले कहाँ था वाई अक्ष पर। तो ये फिक्स नहीं रहेगा कि वाई अक्ष पर साइन थीटा होता है और एक्स पर कॉस थीटा होता है। थीटा वहां होता है जिस पर कोण बनता है, तो जिस पर कोण बन रहा है वहां कॉस थीटा हो गया, तो जिस पर नहीं बनता है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर सदिश के दो घटक मिल गए, एक हो गया भी कॉस थीटा जो कि एक्स अक्ष में है, एक भी साइन थीटा जो कि वाई अक्ष में है। लेकिन ये हमेशा वाई अक्ष में भी साइन थीटा ही होगा ये जरूरी नहीं है, कॉस थीटा भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जिस पर कोण बनता है वो क्या होता है कॉस थीटा। अब भी रहेगा हर बार ये भी तो जरूरी नहीं है, हो सकता है 5 कॉस थीटा दे दे, एफ कॉस थीटा दे दे, ए कॉस थीटा दे दे, कुछ भी हो सकता है भी के जगह। हमने तो माना था कि ये बेग है, त्वरण भी हो सकता है, बल भी हो सकता है। तो हमारा मेन रूल क्या रहेगा कि जिस पर कोण बनता है वो क्या होगा कॉस थीटा, तो उसके लंबवत या जिस पर कोण नहीं बन रहा है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं लंबवत। तो यही है सदिश का घटक या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। निकालेंगे कैसे ऐसे, लेकिन हमें फाइनली याद रखना है क्या कि जिस पर कोण बनता है वो भी कॉस थीटा या सीधे कॉस थीटा, और जिस पर नहीं बनता है वो साइन थीटा। अब ये भी ए एफ कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा किससे याद रखेंगे थीटा से, कि थीटा जिस पर बन रहा है वो क्या होगा कॉस थीटा, और जिस पर नहीं बनता यानी उसके जो लंबवत है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन लिखना, दिए गए चित्र में सदिश के x व y घटक ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, यहाँ का कोण भी लिख लेना, ये एंगल है 30 डिग्री। कोण यहाँ का लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हालांकि लिखने की जरूरत होती नहीं है, फिर भी तुम्हें इन दोनों क्वेश्चंस में x और y घटक का मान ज्ञात करना है। चलो देखो इधर कैसे करना है। हमने क्या बोला कि जिस पर थीटा बन रहा है उसको क्या मानेंगे कॉस थीटा। तो क्या इसको ये बल है तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉस 30 डिग्री। क्यों एक्स लिखे क्योंकि ये एक्स दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा एफ वाई साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये वाई दिशा में है, ये एक्स में था तो एफ एक्स कॉस 30 डिग्री।
तो जो जिस पर कोण नहीं बनता है वो क्या होता है, साइन थीटा। इस बार एफ है तो इसलिए लिख दिए एफ वाई, क्योंकि वाई घटक में है। अब दोनों का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो बल का मान कितना दिया है, 10 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये इससे उड़ गया, कितना आ गया, 5√3 न्यूटन। ठीक है। इसकी बात करें तो एफ वाई बल का मान कितना दिया है, 10, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ये उससे उड़ गया, आया कितना, 5 न्यूटन। तो वाई अक्ष में हमारा मान कितना आ गया, 5 न्यूटन, और एक्स अक्ष में मान कितना आया, 5√3 न्यूटन। अगला इसको देखें तो इसका देखोगे तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इधर पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे वेग दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी एक्स कॉस 90 डिग्री। ठीक है। तो इधर पे क्या लिखेंगे, भी वाई साइन 90 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो अब देखोगे तो भी का वैल्यू कितना दिया है, 5, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 5 इंटू 0, हाँ कितना जाएगा, 0। यानी कि एक्स अक्ष में 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसका घटक एक्स में है ही नहीं है, पूरा का पूरा किधर है, वाई में। तो अगर कोई भी वैल्यू वाई में है तो एक्स में क्या हो जाएगा, 0। अगर यही एक्स में होता तो वाई में क्या होता, 0। इधर पे देखें तो भी की वैल्यू कितना है, 5 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, तो कितना जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वाई अक्ष में कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्स अक्ष में कितना हो गया, 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा घटक किधर था, वाई दिशा में। तो ऐसा कभी हो कि पूरा का पूरा घटक वाई में चला जाए तो एक्स 0 हो जाता है, और अगर एक्स में है तो वाई 0 हो जाएगा। समझे? अच्छा, अगर जेड रहता तो जेड भी 0 होता। क्यों? क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में है केवल वो भर आएगा उसका वैल्यू, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0। तो अगर यहाँ पे जेड भी पूछ देता तो वो भी क्या आ जाता, 0। लिखना, एक जहाज क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, एक जहाज क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर उड़ान भरता है। उड़ान भरता है यदि जहाज का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि जहाज का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वेग का क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक क्या होगा। ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं वर्टिकल। क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक क्या होगा, ज्ञात करो। 20 सेकंड का टाइम है। चलो आ जाओ, देख लेते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन क्या बोला था कि एक जहाज है जो क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर उड़ान भरता है। तो हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, ये है वाई अक्ष और ये एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और ये क्या हो गया,
ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व। तो ये बोलता है क्षैतिज से 60 डिग्री, तो क्षैतिज से 60 डिग्री यानी कि इधर कहीं, तो इससे 60 डिग्री पर एक विमान जो है उड़ता है। तो बोलता है कि इसका वेग जो भी है वो कितना रहता है, 200 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो वो बोलता है कि इसका एक्स घटक और वाई घटक यानी क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक कितना होगा। तो हमने बताया क्या कि जिस पर कोण बनता है वो कॉस होता है और जिस पर नहीं बनता है वो साइन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इधर का घटक हो जाएगा भी एक्स बराबर भी कॉस थीटा, या लिख दे डायरेक्ट भी 60 डिग्री। ठीक है, और इधर पर भी वाई बराबर क्या हो जाएगा, भी साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास v की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर v की वैल्यू कितना है 200 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्षैतिज घटक यानी कि भी एक्स की वैल्यू कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। और हमसे ऊर्ध्व घटक पूछा है, तो ऊर्ध्व कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, यहाँ पे 2 से, हाँ तो ये 200 होगा, 200/2। ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर भी वाई कितना आ जाएगा 100 √3 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हो गया ऊर्ध्व घटक, और ये क्या हो जाएगा क्षैतिज घटक। कठिन है क्या? अगला क्या है, नोट कि किसी वेक्टर के या किसी सदिश के दो घटक बिना x या y अक्ष के किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास कोई सदिश है तो उसके हम लोग दो घटक कर सकते हैं, अगर x अक्ष है तो भी और y अक्ष है तो भी, और अगर दोनों नहीं है तो भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हमें किसी सदिश का घटक करने के लिए x या y अक्ष की जरूरत पड़े, यानी बिना x और y अक्ष के भी हम लोग किसी सदिश का दो घटक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक आनत तल है, तो ये जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं क्या, आनत तल। क्या बोलते हैं, आनत तल। इंग्लिश में बोलते हैं इनक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो ये जो आनत तल है इस पर मान लो कि हम लोग एक लकड़ी का बॉक्स रख दिए हैं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है m, और इस पर कोण क्या है थीटा। ठीक, तो ये बोलता है कि हम लोग किसी भी सदिश के दो घटक कर सकते हैं बिना x और y अक्ष के। तो हम लोग इसका घटक निकालना चाहते हैं बिना x और बिना y अक्ष के। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखना, तुम लोगों को ये चीज पता होगी कि किसी भी वस्तु पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो इधर पर द्रव्यमान m और ग्रेविटी g, तो ये क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण, जो कि कहाँ लग रहा है नीचे की ओर। देखोगे तो ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है 90 डिग्री। बोलो, तो इस आनत तल का इससे कोण कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है ये 90 है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस
थीटा, यही होगा। तो अब इसके दो घटक करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक घटक ये ले लेते हैं और दूसरा घटक ये ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस तल के अकॉर्डिंग करना है। तो एक तो इस तल के जैसा हो गया और एक इसके लंबवत हो गया। तो अगर ये कोण 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो इसमें ऐसा क्या जोड़े या घटाए कि ये यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 हो जाए। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसमें थीटा जोड़ दो। तो अगर यहाँ पर थीटा जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस थीटा और ये प्लस का थीटा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। और होना भी चाहिए कि भाई ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा क्या होगा, थीटा। तो ओवरऑल सीधा सा ये समझना है कि यहाँ पर जो भी कोण रहता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, वही कोण यहाँ भी होता है, ठीक है भाई। थीटा मतलब ये थीटा, तो इसका जो भी मान होगा वही यहाँ होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो वो तो अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं कि कैसे होता है। फाइनली हमें इतना पता रखना होगा कि यहाँ का एंगल और ये एंगल समान होता है। तो हमारे पास दो घटक आ गए। अब ये जो दो घटक हैं ये ना तो x में है ना तो y में है, यानी कि अगर हम लोग इसको अलग से देखें तो देखना ये हमारे पास इधर की ओर क्या लग रहा है, mg, दूसरा ये जो है, और तीसरा इसके जस्ट लंबवत है। भाई हमें इसके लंबवत चाहिए ना, तो ये एंगल हमारा कितना है, थीटा, और हमें इसी से मतलब है। तो कोण किस पर बना है, इस पर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। किसका कॉस थीटा, m कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर m, तो m का घटक हो रहा है। तो ये जो हमारा ब्लॉक है इधर पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो इधर की ओर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यही तो हमसे ऊपर नोट में बोल रहा है कि किसी सदिश के दो घटक बिना x और बिना y अक्ष के भी किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी सदिश का घटक करना हो तो हमेशा x और y अक्ष ही ले, यानी बिना x, y या z अक्ष के भी हम लोग किसी भी सदिश का दो घटक कर सकते हैं। तो इसके दो घटक आ गए, एक घटक इधर हो गया साइन थीटा और इधर घटक हो गया कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। अच्छा, घटक किसका कर रहे हैं, mg का, तो इधर क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा और इधर mg साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग ना तो x का यूज कर रहे हैं ना ही y का, डायरेक्टली क्या निकाल दे रहे हैं, घटक। तो नोट यही बताना चाहता है कि किसी सदिश के दो घटक बिना x और y अक्ष के भी किया जा सकता है। चुके, देखना अगला इसी में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अच्छा, ये सभी को पता है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का। जब तुम लोग SHM या सरल आवर्त गति पढ़ोगे तो यहाँ पर ये एक हैंगर है जिससे एक हमने सरल लोलक को इस तरह से लटका रखा है, ठीक है। इसमें रस्सी में ऊपर की ओर तनाव T है, ठीक। तो हमसे बोल रहा है कि इसका घटक क्या होगा, और यहाँ से हमें कोण कितना दे रखा है, थीटा। तो देखोगे इसका अगर हम लोग घटक करना चाहें तो इसको कंटिन्यूअसली ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, और ये है थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस का थीटा। तो इधर का जो एंगल या घटक हो गया और एक इधर का हो जाएगा। तो इधर पर जो भी आएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। तो ये घटक क्या हो गया, टी कॉस थीटा। तो इधर का घटक क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो बिना x और y अक्ष के भी हम लोग किसी भी सदिश का दो घटक कर सकते हैं। एक आदमी
उत्तर पश्चिम में एक आदमी उत्तर पश्चिम में 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक आदमी उत्तर पश्चिम में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नाव चलाता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नाव चलाता है। अठारह किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नाव चलाता है। नाव तट रेखा पर पश्चिम से दक्षिण में 15 डिग्री का कोण बनाती है। पश्चिम से दक्षिण में 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो तट रेखा के किनारे व तट रेखा के लंबवत वेग का घटक ज्ञात कीजिए। देखना हमें क्या बोला है कि एक आदमी है, इधर पर डायरेक्शन ईस्ट और इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर पर साउथ। तो बोलता है कि एक आदमी है जो कि नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से नाव चलाता है। ठीक है। और जो पश्चिम है यहाँ पे उसका क्या है, तट रेखा, जहाँ पर नाव किनारे पर खड़ी रहती है। तो वो बोलता है कि पश्चिम से 15 डिग्री का कोण दक्षिण में बनाता है। ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि तट रेखा के समांतर और तट रेखा के लंबवत वेग का घटक क्या होगा। तो देखोगे कि इसका जो वेग का परिणामी है इन दोनों के बीच से जा रहा है। अगर बीच से जा रहा है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो तट रेखा है इसके दिशा में और इसके लंबवत कितना कितना मान होगा। तो देखोगे कि ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 15, तो इसके और इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग अलग से देखें तो ये हो गया और इसके लंबवत ये हो गया। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का। और ये वेग है 18 किलोमीटर प्रति आवर का। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर हम लोग एक घटक यहाँ से निकाले इसका इस तरीके से, तो ये बोल रहा है कि इसके और इसके, तो ये क्या हो गया, तट रेखा के समांतर, और ये क्या हो गया, तट रेखा के लंबवत।
तो ये तट रेखा के लंबवत है और ये तट रेखा के समांतर। तो ये जो तट रेखा है, ये क्या है, तट रेखा के समांतर, और दूसरा क्या है, तट रेखा के लंबवत। दोनों के बीच का हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो जिस पर एंगल बनता है उसको क्या बोल देते हैं, कॉस थीटा। जिस पर नहीं बन रहा है वो साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला भी कॉस 60 डिग्री, इधर पे क्या हो जाएगा, भी साइन 60 डिग्री। v की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, 18 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये इससे कैंसिल, कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 18, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये इससे कैंसल, कितना आ गया, 9√3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो देखना, जो एकांक सदिश होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। हमने बताया था ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग दिशा, किसी सदिश की दिशा देने में या दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक या एकांक या इकाई हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग होता है सदिश की दिशा देने या ज्ञात करने में। ठीक है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है हमारे पास इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर ए। तो हमें इसका अगर डायरेक्शन देना है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे, कोई भी वेक्टर हो उसके ऊपर क्या लगा दो, कैप। ठीक है, जो नहीं कि ए ही हो, बी रहेगा तो बी कैप, सी रहेगा तो सी कैप, जेड रहेगा तो जेड कैप। मतलब कोई भी वेक्टर अगर उसके ऊपर कैप लगा दिए तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, हम लोग इसका दिशा और मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहते हैं। ए वेक्टर बराबर क्या होगा, तो इस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, पहला क्या होता है, परिमाण, और दूसरा क्या होती है, दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों है, तो परिमाण को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये क्या हो गया, वेक्टर का परिमाण। दिशा चाहिए तो किसको लेके आ जाए, कैप को, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर। तो किसी सदिश का दिशा ज्ञात करना हो तो क्या करें, उसमें ए कैप का मल्टीप्लाई कर दें और ये क्या हो जाएगा, उसका परिमाण। जैसे अगर मान लो कि हमें ऐसे लिख दिया 5 न्यूटन, या सीधे लिख दिया 5 ईस्ट, या 5 न्यूटन ईस्ट। तो ये जो 5 न्यूटन वैल्यू है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये जो ईस्ट है ये क्या है, डायरेक्शन। तो उसी तरह इसमें ये जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये जो कैप है ये क्या है, डायरेक्शन। तो इसको हम लोग चाहें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर पर ये क्या हो गया, ए वेक्टर, इसका नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाएगा, ए कैप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और वो तो है ही, यानी कि इसको ऐसे, ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सपोज करना, हमें एक एग्जाम्पल दिया है
कि ये एक वेक्टर है b जिसकी वैल्यू इस तरह से 1 1 1 और यहाँ भी कितना है 1, यानी कि इनका वैल्यू हमें 1 1 1 1 दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि इस वेक्टर b का मान कितना होगा। तो अगर हमें वेक्टर b का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उसका परिणामी निकाल दें और उसका डायरेक्शन निकाल लें। तो उसका परिणामी और डायरेक्शन निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर की वैल्यू। तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर बराबर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 2 3 4, यानी एक कितने हैं 4 बार, तो लिख दिए 4। अब डायरेक्शन, तो इस बी की डायरेक्शन अगर हमें इसमें बताया होता कि ये किस दिशा में, एक्स में, वाई में, जेड में, तो उसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं कि ये भी कहाँ है, एक्स में, तो क्या लिख देंगे आई कैप। अगर वाई में होता तो क्या लिखते, जे कैप, और जेड में होता तो के कैप। तो अब हम लोग जो डायरेक्शंस है एक्स वाई जेड उनको आई कैप, जे कैप, के कैप में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर माइनस आई में है तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस आई कैप या माइनस एक्स। अगर माइनस वाई में है तो माइनस के कैप, और माइनस जेड में है तो माइनस के कैप। तो अब हम लोग जो भी हमारा डायरेक्शन होगा उनको हम लोग आई जे के में रिप्रेजेंट करेंगे। आई जे क्या है, डायरेक्शन है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर साउथ है या नॉर्थ है, ईस्ट है या वेस्ट है, तो उनको भी हम लोग आई कैप से, जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स अक्ष है उस पर क्या है, ईस्ट, तो माइनस एक्स पर क्या है, वेस्ट, वाई पर क्या है, नॉर्थ, तो माइनस वाई पर क्या है, साउथ। तो उनको आई जे माइनस जे ले सकते हैं। तो हमें अगर वो एक्स अक्ष बोलता है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, आई कैप। अगर हमें वो वाई अक्ष बोलता है तो क्या लेके चलेंगे, जे कैप। और अगर जेड अक्ष बोलता है तो क्या लेके चलेंगे, के कैप। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हम लोग हमेशा अब आई जे के टर्म में चलेंगे। ये y, ये x और ये z, तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस सॉरी जे कैप। ये क्या हो गया, आई कैप, और ये क्या हो गया, के कैप। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे x इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस आई। अगर y ऊपर है तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, माइनस वाई, यानी कि माइनस जे कैप। अगर z इधर है तो इसका अपोजिट इधर, तो उसको क्या बोल देंगे, माइनस के कैप। तो अब हम जितनी डायरेक्शन लेंगे उन सभी को आई जे के में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर माइनस है तो अपोजिट, और अगर प्लस है तो सेम डायरेक्शन में लेके चलेंगे। निम्न सदिश को प्रदर्शित कीजिए। अभी हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख रहे हैं, फिर इसके बाद इसमें और आगे सीखेंगे। तो लिखना क्वेश्चन, निम्न सदिश को प्रदर्शित कीजिए। निम्न सदिश को प्रदर्शित कीजिए। लिख लिए। नंबर पहला लिखना इसमें, निम्न सदिश को प्रदर्शित कीजिए। नंबर पहला, सदिश ए जिसका परिमाण 5 इकाई है वह दिशा प्लस एक्स अक्ष में है। नंबर बी या दूसरा, चार है वह दिशा
प्लस जेड अक्ष में है। ये रस्सी जो बीच में खींची है इसका मतलब जानते हो ना, जो ऊपर है वही चीज है। मतलब सदिश बी जिसका परिमाण 4 इकाई है, जहाँ पे 5 है वहां पर 4, जहाँ पे ए है वहां पर बी कर देंगे। समझे नहीं? और तीसरा लिख देना, अच्छा इन पर वेक्टर का चिन्ह लगा लेना। तीसरा सेम चीज क्या, सदिश सी जिसका परिमाण 2 इकाई है वह दिशा माइनस x अक्ष में है। लिखे, चौथा भी लिख लो। सदिश डी जिसका परिमाण 4 इकाई व दिशा प्लस y तथा 4 इकाई 6 इकाई व दिशा माइनस जेड अक्ष में है। और पांचवा एक सदिश ई जिसका परिमाण 3 इकाई व दिशा माइनस x तथा 5 इकाई व दिशा प्लस y अक्ष है। करो, देखना ये बोल रहा है कि एक सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई है, दिशा क्या है प्लस x अक्ष में, तो सदिश ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, यही होता है। तो हमें पूछ रहा है तो इसका परिमाण कितना है 5, तो लिख देंगे 5। दिशा यहाँ पे बताया है प्लस x यानी आई कैप, तो ए वेक्टर बराबर कितना हो गया 5 आई कैप। दूसरा बोल रहा है कि एक सदिश जिसका बी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप, तो बी का परिमाण कितना दिया है 4, डायरेक्शन क्या दिया है प्लस जेड यानी कि प्लस का के कैप। एक सदिश सी जिसका परिमाण 2 है और दिशा क्या है माइनस x, तो इसको क्या कर देंगे सी वेक्टर इक्वल सी का परिमाण इंटू सी कैप, तो यहाँ से सी वेक्टर सी का परिमाण कितना है 2, डायरेक्शन क्या है माइनस x यानी कि माइनस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर बराबर -2 आई कैप।
इसका d का परिमाण 4 इकाई दिशा प्लस y है, 6 इकाई और दिशा माइनस z है। तो सिंपल सा d वेक्टर बराबर 4 और डायरेक्शन क्या है प्लस का y यानी j कैप, प्लस 6 इकाई है लेकिन माइनस z है तो 6 माइनस k कैप। तो इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं d वेक्टर बराबर 4j कैप माइनस 6k कैप। और लास्ट वाले का बोल रहा है कि एक की वैल्यू कितना है 3 और डायरेक्शन क्या है -x। तो e वेक्टर बराबर 3 माइनस का 3 i कैप और y कितना है 5 तो प्लस का 5 j कैप।